दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम जो एसएससी सीजीएल का 11 सितंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके जीएस का कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी बच्चे एसएससी, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, जेई किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे जीके और जीएस पूछी जाती है, उन सब के लिए ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए जीके और जीएस का सिलेबस चेंज नहीं होता है, बस चेंज होता है तो क्वेश्चंस का लेवल किसी एग्ज़ाम में हाई कर देंगे तो किसी में लो कर देंगे, और चेंज रहता है वो करंट अफेयर्स चेंज होता है तो आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना होगा। देखिए इस सीरीज़ को आप पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज़ की तरह भी देख सकते हैं या फिर मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं। और अगर आप मॉक टेस्ट की तरह लेते हैं तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए और बताइए हमें कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। और देखिए ये वीडियो जो होगी हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाली है। हिंदी वालों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा। ये जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है उसका ये 8वां लेक्चर है। इससे पहले 7 लेक्चर और आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फर्दर जो सीरीज़ के लेक्चर्स आएंगे वो यहीं पर आएंगे। तो आप अपने दोस्तों में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इस सीरीज़ का फ़ायदा हो सके। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ कंबस्शन। थ्योरी ऑफ कंबस्शन को किसने डेवलप किया एज अ केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन 18th सेंचुरी दैट एक्सक्लूडेड फ्लोजिस्टन थ्योरी। तो जिसने फ्लोजिस्टन थ्योरी को एक्सक्लूड किया और थ्योरी ऑफ कंबस्शन एज अ केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन की तरह डेवलप किया, तो वो कौन थे जिन्होंने ये डेवलप किया। तो आप एक बार सोच के देखिए, कहीं आपने पढ़ा है ये क्वेश्चन, ट्राई करिए। तो इसका जो आंसर है एंटोनी लोवोजियर। एंटोनी लोवोजियर ने थ्योरी ऑफ कंबस्शन दिया था एज अ केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और इन्होंने एक्सक्लूड कर दी थी फ्लोजिस्टन थ्योरी। अब इसके बारे में देख लेते हैं हम। अब देखिए इस व्यक्ति के बारे में देख लेते हैं, ये कौन थे। 18th सेंचुरी के केमिकल रिवॉल्यूशन में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। फ्रेंच नोबल मैन थे ये। ही इज़ वेल नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन और ऑक्सीजन की जो डिस्कवरी है उसके लिए भी जाने जाते हैं। देखिए ऑक्सीजन जो डिस्कवर्ड की थी जोसेफ प्रिस्टली ने की थी, बट जो उसका नाम दिया था ऑक्सीजन का वो इन्होंने ही दिया था, एंटोनी लवोजियर ने। तो ये हमारे पास जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो हमने देख ली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है डिस्कवरी के लिए, कार्बन्स और ऑक्सीजन। जो नाम दिया था वो इन्होंने दिया था और जो डिस्कवरी की थी ऑक्सीजन की वो जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डू यू मीन बाय एलेंस रूल। देखिए एलेंस रूल है एक, उससे आप क्या समझते हैं, इसका मतलब ये है क्वेश्चन का। तो हम देख लेते हैं। देखिए मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जो जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस। तो आप एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए जो अब हम स्टेटमेंट सेकंड पढ़ लेते हैं। डिजर्ट लिजार्ड लैक द logical ability that mammals have to deal with high temperature of their habitat। थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है स्टेटमेंट, some plants have no leaves, they are reduced to spine and the photosynthetic function is taken over by the flattened stem। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। the body compensate low oxygen availability by increasing red blood cells production, decreasing the building affinity of hemoglobin and by increasing the breathing rate। तो आप बताइए आपको कौन सी स्टेटमेंट सही लग रही है। देखिए जो एलेंस रूल है, ये जो पहली स्टेटमेंट है, ये जो कोल्डर क्लाइमेट के जो एनिमल्स होते हैं उनमें अप्लाई होता है। देखिए मैमल्स जो होते हैं कोल्डर क्लाइमेट के जनरली शॉर्टर ईयर्स होते हैं उनमें, और लिम्स बहुत छोटी होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं, जो वार्मर रीजन्स में होते हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर है मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। तो जो टेम्परेट रीजन के एनिमल्स होते हैं उनमें शॉर्ट होते हैं ईयर्स और लिम्स, लेकिन 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 जो हॉट क्लाइमेट के जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये शॉर्ट नहीं होते हैं, उनमें लिम्स लार्ज होते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रही है कि डिजर्ट जो लिजार्ड लैक द physiological ability that mammals have to deal with high temperature of their body habitat।
देखिए इसमें क्या है कि जो मैमल्स होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। ठीक। थर्ड जो है ये कंडीशन किसकी है, और जो सेकंड में देखिए डिजर्ट जो लिजार्ड होती है इसमें लैक फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज़ कम होती हैं, लेकिन मैमल्स में ज़्यादा होती हैं। इंटरनल मेटाबॉलिज्म ही ऐसा होता है मैमल्स का, वो टेम्परेचर को अपने जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। ठीक है। थर्ड जो स्टेटमेंट है, सम प्लांट हैव नो लीव्स, दे आर रिड्यूस टू स्पाइन एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फ्लैटेंड स्टेम। तो ये है डिजर्ट के जो प्लांट होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है। कैक्टस का जो प्लांट है एग्जांपल, उसमें क्या है, ये क्या फोटोसिंथेसिस जो फंक्शन होते हैं टेकन ओवर बाय द फ्लैटेंड स्टेम, जो स्टेम रह जाती है उसके द्वारा ही होता है। आपने कैक्टस का ट्री देखा होगा, तो ये डिजर्टिक कंडीशन के बारे में बात कर रहा है, मरुस्थल कंडीशन जो होती है। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है, किसके बारे में है, एलन रूल सिर्फ ये है, ये वाला स्टेटमेंट 1। आंसर इसका स्टेटमेंट 1 है, लेकिन हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए देख लेते हैं क्या क्या है, अगर दूसरी कंडीशंस भी दूसरे एग्जाम में पूछ ली तो। द बॉडी टेम्परेचर, लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड इंक्रीजिंग द ब्रीथिंग रेट। तो ये कंडीशन किसके लिए, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो उन लोगों के लिए है ये कंडीशन। वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन रेड ब्लड सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन की तो वो डिक्रीज हो जाती है और ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं अब। देखिए रूल जो था एलन्स रूल के बारे में, रूल गिवन बाय जॉयल एलन 1877 में दिया था। मैमल्स हैव द इंटरनल बॉडी मैकेनिज्म कॉल्ड हिमियोस्टेसिस रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, लेकिन जो डिजर्ट लिजार्ड होती है उसमें फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज़ कम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम अनेबल्स स्टूडेंट्स मोबिलिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो वो कौन सी स्कीम है जो स्टूडेंट्स की मोबिलिटी को इंक्रीज़ करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, हायर स्टडीज़ के लिए। तो इसका आंसर है अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अब हम कुछ स्कीम्स के बारे में देख लेते हैं जो इसमें दे रखी हैं। पीएम उम्मीद स्कीम, कई बार दूसरी स्कीम्स भी पूछ लेता है जो ऑप्शंस में दी हुई हैं। तो पीएम उम्मीद स्कीम्स प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू यूथ बिटवीन 18 से 35 साल के यूथ के लिए ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड करता है। एंटरप्रेन्योर स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स देता है ये। इम्प्लीमेंट किसने की थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ये स्कीम जो थी पीएम उम्मीद स्कीम ये इम्प्लीमेंट करी है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों पैसा देते हैं, सेंटर भी देता है स्टेट भी देता है। अब देख लेते हैं हम सफल स्कीम। सफल स्कीम असेस द प्रोग्रेस इन फाउंडेशनल स्किल्स, जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं बच्चों में और बेसिक लर्निंग आउटकम है उसको, उस प्रोसेस को मेजर करता है सफल स्कीम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, कई बार पूछ लेता है। स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। तो सफल स्कीम किससे रिलेटेड है, स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, उनके प्रोग्रेस में फाउंडेशन स्किल्स और बेसिक लर्निंग आउटकम्स के लिए। तो कई बार ऐसे स्कीम्स दे देता है और दूसरी तरफ जैसे ये मैच द कॉलम ऐसे आता है ना, तो ऐसे स्कीम दे देगा एक साइड और वो किससे रिलेटेड है उसके बारे में थोड़ा दे देगा। तो आपको स्कीम्स के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना है पिछले एक साल की। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। देखिए हमने किस वर्ल्ड के किस कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमारा लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो इंस्पायर्ड है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। तो इसका आंसर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं जो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया है, और रूल ऑफ लॉ बाई कैमरलिज्म ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। काफ़ी चीज़ें ली हैं हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएस से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स का आइडिया, और कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरल स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत में ये सब चीज़ें दे रखी हैं और कई बार PYQ में पूछी जा चुकी हैं ये सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब अपना क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस। तो इन्होंने माइक्रो फाइनेंस की डेफिनेशन पूछ ली है कि कौन सी सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब कर रही है माइक्रो फाइनेंस की डेफिनेशन को। तो आप देखिए स्टेटमेंट पढ़िए और पता लगाइए कि आपको आता है या नहीं आता है। तो इसका जो आंसर है, देखिए
माइक्रो फाइनेंस इज़ अ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड टू द अनएम्प्लॉयड और लो इनकम इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड हैव नो अदर एक्सेस टू फाइनेंस सर्विसेज। जो माइक्रो फाइनेंस होता है ये छोटे कम पैसों के लिए लोन देता है, फाइनेंस करता है जो अनएम्प्लॉयड हैं या फिर लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए, और जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस बहुत कम है। तो इसका ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं स्टेटमेंट और भी क्या कह रही है। देखिए ये जो होती है माइक्रो फाइनेंस, ये किसके अंडर आती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के अंदर आती है। आरबीआई इसे रेगुलेट करता है, ठीक है। और 1 लाख से जो कम लोन होता है वो माइक्रो लोन्स में आते हैं, ठीक है। तो ये मार्जिनल अर्बन, सब अर्बन और रूरल एरिया के लिए ये स्कीम्स होती हैं जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर बैंकिंग सर्विसेज कम होती हैं, उस एरिया के लिए हैं। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कह रही है। देखो, ए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज़ अ डिजिटल ओनली, जहाँ पे ओनली आया देखिए गलत है ये, एंड मोबाइल फर्स्ट बैंक, नो। ये स्टेटमेंट तो आप देख के ही एलिमिनेट कर दोगे। माइक्रो फाइनेंस रेफर्स टू प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल लिविंग इन रूरल एरियाज़ में। नहीं, ये तो फाइनेंस करती है भाई, लोन प्रोवाइड करती है, बैंकिंग सर्विसेज थोड़ी ना प्रोवाइड करेंगी। तो डेफिनेशन में पूछा है, थोड़ा बहुत करती होंगी लेकिन हमने डेफिनेशन देखनी है कि एग्जैक्ट डेफिनेशन करता क्या है माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। तो ये, और ये जो पहली वाली स्टेटमेंट है ये भी गलत है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके बाद गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं अब। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यूज्ड अबाउट थिक गोल्ड फॉयल फॉर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड जी ने अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कितने एटम्स की जो गोल्ड की फॉयल है वो यूज़ करी थी? तो इन्होंने करी थी 1000 एटम्स की। अब देख लेते हैं। देखो, इन्होंने डिस्क्राइब किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्क्राइब किया था एज हैविंग अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसमें होते हैं और इसके जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो इन्होंने एटम का स्ट्रक्चर बताया था, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताया था, और प्रोटॉन डिस्कवर्ड किया था इन्होंने, रदरफोर्ड ने। ये क्वेश्चन कई बार PYQ में पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इन मई 2022 देन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो 2022 में जो हमारे प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, उन्होंने अपॉइंट किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का। तो किन्हें अपॉइंट किया था? तो ये थे विनय कुमार सक्सेना। अब देख लेते हैं जो दिल्ली बनी थी। दिल्ली 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 में पास हुआ था, जिसमें दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली बना दिया था 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर। इन्होंने इंसर्ट किया आर्टिकल 239 AA, स्पेशल प्रोविजंस दिए थे दिल्ली के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ एग्ज़ाम में, ठीक है। पहले दिल्ली थी UT, लेकिन उसको 69th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1991 में, उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड ऑफ द कबड्डी टीम इन द फील्ड। देखिए कबड्डी की जो टीम होती है उसके दोनों साइड में कितने प्लेयर होते हैं? 7 इधर होते हैं, 7 इधर होते हैं। तो इसका आंसर है 7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इन यूनाइटेड प्रोविंसेस इन Feb 1922। तो ये कौन सा इवेंट था जो हुआ था यूनाइटेड प्रोविंस में 1922 में? तो ये चोरा चौरी था, चोरी चौरा 4 फरवरी को हुआ था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूनाइटेड प्रोविंस में। अब हम कुछ और दूसरे मूवमेंट के बारे में भी देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इन्होंने इनडायरेक्टली चौरी चौरा के बारे में पूछ लिया है। अब देखते हैं हम। देखो क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था फ्रॉम मुंबई एट ग्वालियर टैंक मैदान से हुआ था। यहाँ पे गांधी जी ने नारा दिया था कि डू और डाई वाला, और ये इस वाले जो मैदान है ग्वालियर टैंक मैदान है, इसको अगस्त क्रांति के मैदान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डू एंड डाई वाला जो नारा दिया था गांधी जी ने वो यहीं दिया था। और देखिए अब देखते हैं खिलाफत मूवमेंट 1919 से स्टार्ट हुआ था खिलाफत मूवमेंट। उसके बाद काकोरी जो इंसिडेंट है वो कॉन्स्पिरेसी थी 1925 में, और ट्रेन रॉबरी थी ये, काकोरी ट्रेन रॉबरी। और किसने लाइड किया था इसको? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, दोनों काकोरी इंसिडेंट से रिलेटेड है।
एवरी क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में किसी ना किसी फॉर्म में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द महालनोबिस मॉडल वाज द बेसिस फॉर विच 5 ईयर प्लान। जो 5 ईयर प्लान आए थे इंडिया में, उनमें देखिए एक महालनोबिस मॉडल था, जो किस प्लान में, जो प्लान था हमारा, कौन सा प्लान था जो महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था, ये इसका मतलब है। अब देख लीजिए, सेकंड 5 ईयर प्लान था। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, सेकंड 5 ईयर प्लान। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था 1956 से लेके 1961 तक, 1956 से 1961 में आया था, और इसका फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। अब देखिए, जो 5 ईयर प्लान थे इम्प्लीमेंट कर और रेगुलेट किसके द्वारा करे गए थे, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब बना था, 1950 में। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने अब। ठीक है, जिसकी अप्रोच है बॉटम टू अप अप्रोच। ठीक है, अब ये एडवाइजरी बॉडी बन गई है नीति आयोग, और इम्प्लीमेंट करती है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 से 56 में, एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया गया था, डैम्स बनाए गए थे, इरिगेशन पे फोकस करा गया था, और ये जो बेस था पहला वाला मॉडल, जो ये फर्स्ट वाला मॉडल बेस्ड था, वो होरौड डोमोर मॉडल पे बेस्ड था। इसमें 5 IITs खोली गई थी, और जो भाखरा नागल डैम है वो भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंडर आया था। अब देख लेते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान देखिए 1969 से 74 में रहा था। इससे पहले प्लान हॉलीडे चला था, 67, 68 और 69 तक प्लान हॉलीडे रहा था, क्योंकि सीनो चाइना वॉर और इंडो पाकिस्तान वॉर भी हुआ था इस वजह से। तो जो फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74 बेस्ड ऑन द किस पे बेस्ड था, गडगिल फार्मूला पे। यहाँ पे क्या किया गया था, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। अब देख लेते हैं 6 जो 5 ईयर प्लान आया था। देखिए, जो 6 5 ईयर प्लान आया था 1980 से 85 के बीच में आया था। यहाँ पे फैमिली प्लानिंग इंट्रोडक्शन किया गया था, फैमिली प्लानिंग का, और जो नाबार्ड बैंक बनी थी 1982 में। ठीक है, इसी प्लान के अंडर बनी थी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द नीरू मेरू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। देखिए, नीरू मेरू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था स्टेट ने, जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए था। तो वो किस स्टेट ने किया था स्टार्ट, तो ये था आंध्र प्रदेश। देखिए, आप बताइए अपना कमेंट सेक्शन में, आप अपना स्कोर ज़रूर लिखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, तभी आपका जो रिवीजन है वो और अच्छे तरीके से हो पाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 स्लाइड में चेंज है थोड़ा सा। तो लता मंगेशकर वाज ऑनर्ड विद द भारत रत्न इन विच ईयर। देखिए, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो वो कब किया गया था, 2001 में। और एक अब आप मुझे बताएंगे कि एक लता मंगेशकर अवार्ड है जो 2022 में किस पर्सनैलिटी को मिला था सबसे पहली बार, तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या फिर आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर द बारचंस फाउंड। अब हम बात करते हैं बारचंस। देखिए, बारचंस किस डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के, तो ये है जैसलमेर में। अब हम देख लेते हैं कि बारचंस क्या होते हैं। देखिए, क्रीसेंट शेप्ड होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, कुछ इस तरह से ये बन जाते हैं। यहाँ से हवा चलेगी और ये थोड़ा स्लोपी टाइप रहता है यहाँ पे। क्रीसेंट शेप्ड एंड ड्यून्स फॉर्म्ड इन एरिया विद लिमिटेड सैंड, नो वेजिटेशन और कम वेजिटेशन होती है। सिंगल डोमिनेंट विंड डायरेक्शन होती है, इधर की डायरेक्शन में ही विंड होगी तभी ये बनेंगे क्रीसेंट शेप। ठीक है, ऐसे ड्यून्स बन जाते हैं, पहाड़ से बन जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following type of unemployment is found in India when the people are employed for certain period of a year in tourist resorts and various tourism related activities in the mountain region but are employed in off season? तो इसे बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब दूसरे एम्प्लॉयमेंट के बारे में देख लेते हैं। साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देख लेते हैं जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है। देखिए, ये कब होता है, अकर्स व्हेन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी फ्लक्चुएट। जो गुड्स होते हैं और सर्विसेज होती हैं उनकी जो डिमांड है फ्लक्चुएट होती है इकोनॉमी में, उसकी वजह से, किसकी वजह से, बिजनेस साइकिल की वजह से। बिजनेस की वजह से जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है वो फ्लक्चुएट होती है इकोनॉमी में, तो उससे क्या होगा, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट आएगा।
डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मोर पीपल आर एंगेज्ड इन ए जॉब। जैसे मान लो एक फील्ड है, कोई काम है, उसमें 5 लोगों की ज़रूरत है, उसमें 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उसको 10 लोग कर रहे हैं, तो 5 लोगों का तो काम बेकार गया ना। उस एफिशिएंसी तो 5 लोगों की है उसमें। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मोर पीपल आर एंगेज्ड इन जॉब विच कैन बी डन विद फ्यूअर पीपल। लाइक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में देखें आप, फैमिली, सारी फैमिली लगी रहती है एग्रीकल्चर के काम में, ठीक है। तो उनका आउटपुट तो इतना निकलता नहीं है ना, जिस काम को 2 लोग कर सकते हैं उसको 5 लोग करते हैं, तो फिर उनकी आउटपुट नहीं आ रही ना, तो उसे बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए अब होता है एक अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पर्सन एम्प्लॉयड इन अ जॉब दैट डजेंट फुली यूज़ देयर स्किल्स, ट्रेनिंग और फाइनेंशियल नीड्स। देखिए जो पर्सन किसी काम में जॉब पे है और वो फुली यूटिलाइज नहीं कर रहा स्किल्स को, ट्रेनिंग्स को और फाइनेंशियल नीड्स को। जैसे कि अब किसी बंदे ने जॉब करी, अगर उसे अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा तो वो अपनी स्किल्स को अच्छे से देगा ही नहीं, ट्रेनिंग ही नहीं करेगा, अच्छी से स्किल्स अपनी देगा ही नहीं, तो इसे बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। या किसी ने जैसे 2 घंटे काम किया, पार्ट टाइम जॉब करी, तो उसकी जो स्किल्स हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन वाज द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी एस्टेब्लिश्ड। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी है, तो ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो ये 1954 में एस्टेब्लिश हुई थी। और कहाँ पे है ये इम्फाल में है, मणिपुर में। और ये पार्ट है किसका, संगीत नाटक अकादमी का। ये क्वेश्चन किसी दूसरे सेट में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पौष मेला इज़ अ यूनिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। देखिए जो पौष मेला है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में पौष मेला सेलिब्रेट किया जाता है, शांति निकेतन में होता है ये। आपको इतना मेलाज के बारे में पता होना चाहिए, जो किसी भी स्टेट का पर्टिकुलर, जैसे कौन सा मेला कहाँ पे लगता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है वो आप थोड़ा सा देख लें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स पीपल ऑफ दिल्ली। देखिए वो कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स थे, उनके अनुसार पीपल ऑफ दिल्ली यूज टू राइट लेटर्स कंटेनिंग अब्यूज टू दी सुल्तान। सुल्तान को अब्यूज़ करते थे, देयर फोर इन ऑर्डर टू पनिश दैम सुल्तान डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल। तो किसी जो फॉरेन ट्रैवलर हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत में कौन से ट्रैवलर आए, तो ये थे इब्न बतूता, मोरक्को से थे, और इनकी बुक थी रेहला। रेहला बुक पूछी हुई है PYQ में, तो आप इसे ध्यान रखें। अब हम कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हसन निज़ामी पर्सी पोइट थे और हिस्टोरियन थे, इन्होंने लिखी ताजुल मासीर। ये बुक भी पूछी जा चुकी है PYQ में। फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत की पहली ऑफिशियल हिस्ट्री इन्होंने ही दी थी, हसन निज़ामी ने, और इनकी बुक है ताज उल मासीर। अब देख लेते हैं अलबरूनी। तो अलबरूनी के बारे में इनकी बुक है किताबुल हिंद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नॉन मल्टीपल लैंग्वेजेस, अरबिक, पर्शियन और संस्कृत ये जानते थे अलबरूनी। कंटेम्प्रेरी किसके थे, महमूद गजनी के कंटेम्प्रेरी थे। तो कंटेम्प्रेरी भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसामी क्या है, इसामी की बुक है फुतूह उस, तो इसामी बुक फुतूह उस सलातीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर 18। इन 2022 क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इन 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे। तो विच आइडेंटिफाइज कांचीपुरम साड़ीज एज द चूजन प्रोडक्ट। देखिए इंडियन रेलवे ने जो स्टेशंस हैं, रेलवे स्टेशंस को, एक स्टेशन है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की है इंडियन रेलवे ने। तो वो कौन सा स्टेशन है जहाँ पे कांचीपुरम साड़ीज़ आइडेंटिफाई की गई हैं, उनके प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट को चूज किया गया है कांचीपुरम साड़ीज़ जो प्रोडक्ट है उसको। तो किस स्टेशन ने, रेलवे स्टेशन ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में कांचीपुरम साड़ीज़ को अडॉप्ट किया है उनके प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो है चेन्नई सेंट्रल स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू दी मोरलेमेंटो रिफॉर्म 1909 का जो मोरलेमेंटो रिफॉर्म हुआ था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में पूछ रखा है क्वेश्चन, तो ये जो स्टेटमेंट वाले होते हैं ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट, यहाँ पे जरूर देख लें लास्ट वाले में कि करेक्ट पूछ रखा है कि इनकरेक्ट पूछ रखा है। कई बार इनकरेक्ट पूछ रखा होता है और हम ऐसे जाते हैं एग्ज़ाम में बिल्कुल स्पीड में
और पता ही नहीं चलता फिर क्या ही हो गया। बाद में कहते हैं अरे यार मेरा तो ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, सही करके आया था गलत कैसे हो गया। अरे भाई नोट भी पढ़ लेता नीचे, वो भी दे रखा होता है, इसमें नहीं दे रखा है लेकिन पिछले सेट में काफ़ी में दे रखा है। तो 2-3 क्वेश्चन आपके गलत होने से बच जाएंगे अगर आप ये वाली जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने वाली अपनी ये ट्रिक है इसे को ध्यान में रखें, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। तो पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। बिल्कुल, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं इसे। द इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बिल्कुल इंक्रीज करी थी स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की। और द राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन टू मुस्लिम्स, बिल्कुल इसी में 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविज़न किया गया था। तो ये हमारी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जो ऑप्शन 2 है इज़ द राइट आंसर, ABC तीनों सही हैं। ठीक है भाई, अपना स्कोर जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हाउ लॉन्ग विल अ साउंड wave take a travel to 1.5 किलोमीटर which has a frequency of 5 किलोहर्ट्ज़ and wavelength 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है 5 सेकंड। थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप पूछ लिया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेसेस से। तो ये है आपका आर्टिकल 166। अब हम दूसरे आर्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 177 क्या कहता है, ग्रांट्स राइट टू मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। देखिए मिनिस्टर के लिए और जो एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का, उन्हें राइट मिलता है राइट टू स्पीक इन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्टिसिपेट इन असेंबलीज, और दूसरा किसी कमेटी होती है उसमें भी ये स्पीक और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं और जो एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का। आर्टिकल 167 क्या कहता है कि आर्टिकल 167 कहता है ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। आर्टिकल 164 क्या कहता है, आर्टिकल 164 गिव्स पावर टू द गवर्नर टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर इन अकॉर्डेंस विद द मेजॉरिटी हेल्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर के लिए गवर्नर जो अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, तो उनके बारे में दे रखा है आर्टिकल 164 में। तो आपको स्टेट्स, अब आपको मेरे को बताना है कि जो हाई कोर्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है और कितने से कितने आर्टिकल के बीच में आता है। ठीक है, हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स बताने हैं और हाई कोर्ट किस पार्ट में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और तीसरा हाई कोर्ट के पास रिट ज्यूरिसडिक्शन की पावर होती है तो वो किस आर्टिकल में आती है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे मेरे को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हरिप्रसाद चौरसिया एन इंडियन फ्लूटिस्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन वॉज अवार्डेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इन 2000। तो जो हरिप्रसाद चौरसिया थे इंडियन फ्लूटिस्ट हैं ये, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन में, तो इन्हें अवार्ड मिला था। तो आप बताएंगे वो कौन सा अवार्ड मिला था 2000 में। तो इन्हें मिला था पद्म विभूषण। ये क्वेश्चन पद्मा अवार्ड्स के बारे में क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। तो पद्मा अवार्ड स्टार्ट कब हुए थे, 1955 में। नेशनल अवार्ड्स हैं, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर उसके बाद आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। 2024 में 132 लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिए हैं और 5 भारत रत्न दिए हैं। तो आप मुझे बताएंगे भारत रत्न जो 2024 में मिले हैं वो कितने लोगों को मिले हैं और किस किस को मिले हैं, और पहला जो भारत रत्न अवार्ड था वो किन किन लोगों को मिला था। 3 इन्फॉर्मेशन है, आप ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट। देखिए क्रिकेट के तो सारे ही फ़ैन है, पूरा इंडिया ही फ़ैन है। तो देखिए अब मेरे को बताइए आप क्रिकेट से रिलेटेड कौन सी टर्म नहीं है। सोचिए एक बार, वाइड बॉल है, विकेट है और नो बॉल क्रिकेट में होती हैं, ड्यूस नहीं होता है। तो ड्यूस किस में होता है, तो ये होता है टेनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वासुदेव फर्स्ट हु इशूड कॉइन इन गोल्ड। गोल्ड में जिसने कॉइन इशू करे थे वासुदेव फर्स्ट, दिनार एंड क्वार्टर दिनार एंड कॉपर सिंगल डोमिनेशन वॉज द किंग। तो किस डायनेस्टी से थे, इन्होंने इनडायरेक्टली पूछ लिया कि वासुदेव किस डायनेस्टी से थे। वासुदेव फर्स्ट जिन्होंने इशू किए थे गोल्ड कॉइन्स, तो ये थे कुषाण डायनेस्टी से। और थोड़ा सा देख लेते हैं वकाटक के बारे में देख लेते हैं। वकाटक जो डायनेस्टी थी वो उसके फाउंडर थे विंध्या शक्ति, और जो साकाज थे उसका माउसिस था मोगा एंड द इम्पोर्टेंट किंग
रुद्रदमन फर्स्ट थे साकाज के। और नेक्स्ट देख लेते हैं कुषाण। कुषाण जो फाउंड किया था वो कुजुला कडप्सिस ने किया था। तो कुषाण डायनेस्टी को जो फाउंड किया था कुजुला कडप्सिस ने, कडप्सिस वन भी बोलते हैं इसे। और जो सूंगा डायनेस्टी है, देखिए सूंगा जो डायनेस्टी है ये ब्राह्मण डायनेस्टी थी, ये आफ्टर फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर के बाद आई थी। फाउंडर इसके थे पुष्यमित्रा सूंग। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन है, किसी न किसी रूप में PYQ में पूछी जा चुकी है, ये याद रखने हैं। ये आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं, आपके जहाँ पे नोट्स हैं, या फिर एक पॉइंटर की तरह ऐड कर सकते हैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, क्योंकि रिपीट होते हैं PYQ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न, 25 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द सिमिलर साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल इन मोनोकोट लीव्स। सिमिलर साइज होता है वस्कुलर बंडल्स का इन मोनोकोट लीव्स में। तो ये कौन सी वेनेशन होती है, तो ये पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, लीव्स वेन्स आर अरेंज इन, जो लीव्स की वेन्स अरेंजमेंट होती है, जो वेन्स होती हैं उनकी वेन्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम द बेस टू टिप। ठीक है, आर्टिकुलेट वेंटिकल्स में, वेनेशंस में क्या होता है, लीव्स जो वेन्स, लीव्स की जो वेन्स अरेंजमेंट होती है, वेन्स एंड वेनलेट्स अनइवनली डिस्पर्स्ड होती हैं ओवर लीव। तो फीचर्स है डाइकोटमिक प्लांट का। तो ये वाला जो फीचर है ये डाइकोटमिक प्लांट का है, और ये है आपका किसका, मोनोकोट लीव्स का। प्लांट नहीं है, लीव्स है। ठीक है, तो मोनोकोट लीव्स का एग्जांपल है ये पैरेलल वेनेशन। तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं शिफ्ट 11 सितंबर 2024 को, जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है भाई, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फर्दर अपडेट्स के लिए। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपना लेक्चर आएगा अब 12th का फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए।